हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज इस पाठ को हम पढ़ने वाले हैं। उस पाठ का नाम है काल। काल किसे कहते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक काल के कौन से उपभेद हैं, इन सब बातों की जानकारी हम इस पाठ के संदर्भ में प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ काल। तो काल की परिभाषा इस प्रकार बनेगी: जिस समय जो क्रिया संपन्न होती है वही उसका काल कहलाती है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। काल के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला भेद है भूतकाल। चलिए इसकी जानकारी हम प्राप्त करें। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जो समय बीत गया, जो क्रियाएं समाप्त हो चुकी है, काफ़ी लंबा समय बीत गया है, उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। भूतकाल का आशय अतीत या बीता हुआ समय है। जैसे इन वाक्यों से पढ़ ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गीता सो गई थी, मैंने एक निबंध लिखा। ये दोनों वाक्य भूतकाल के संदर्भ में आए हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला भेद है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? चलिए इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। क्रिया के जिस रूप से सामान्यतः क्रिया के संपन्न होने का बोध तो हो, परंतु उसके संपादन का काल निश्चित न हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिखा, उसने पुस्तक पढ़ी। इन वाक्यों में लिखा और पढ़ी क्रियाओं के होने का बोध तो होता है, लेकिन किसी प्रकार के निश्चित समय का ज्ञान नहीं हो रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सामान्य भूतकाल के वाक्य होते हैं। दूसरा भेद है इसका आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से या क्रिया के जिस रूप में ये ज्ञात होता है कि कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है या समाप्त हुआ है, उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने लेख लिखा है, मैंने पत्र पढ़ा है। इन वाक्यों में लिखा है और पढ़ा है क्रियाओं से कार्य का अभी अभी समाप्त होना ज्ञात होता है। इस प्रकार के वाक्य जो अभी अभी समाप्त हुए हों उसे आसन भूतकाल के वाक्य कहते हैं। तीसरा भेद है पूर्ण भूतकाल। चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ चुका था, रमेश आया था। इन वाक्यों में पढ़ चुका था और आया था क्रियाओं से कार्य के समाप्त हुए बहुत समय बीत जाने का बोध हो रहा है। ऐसे वाक्य पूर्ण भूतकाल के वाक्य होते हैं। चौथा जो भेद है भूतकाल का वह है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं लेख लिख रहा था, सोन आ रहा था। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो अपूर्ण भूतकाल के प्रतीक होते हैं। पांचवा जो भेद है वो संदिग्ध भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का तो बोध होता हो परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट होता हो, वह पूर्ण भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं या वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। एक बार पुनः इसकी परिभाषा सुनिए। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो परंतु कार्य होने में संदेह प्रकट हो कि वह पूर्ण हुआ है या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने लेख लिखा होगा, मौन आया होगा। इन वाक्यों में लिखा होगा और आया होगा क्रियाओं से भूतकाल का बोध हो रहा है परंतु क्रिया के होने में संदेह है कि क्रिया पूर्ण हुई थी या नहीं। छठा जो भेद है वह हेतु मद भूतकाल। चलिए इसके बारे में हम पढ़ाई करें। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु वह नहीं,
उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि राम आता तो मैं भी अवश्य चलता। इन वाक्यों में आता और चलता जैसे शब्दों से क्रियाएं अन्य क्रिया पर अवलंबित है। इस प्रकार के वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल के वाक्य कहलाते हैं। अब समय का या काल का दूसरा जो भेद है वो है वर्तमान काल। अब इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। चलिए, वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी। क्रिया का वह रूप जिसे क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो समय हमारे सामने उपस्थित है, जो मौजूदा समय है और उस समय जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान काल की क्रियाएं होती है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, रमेश पत्र लिखता है, ये दोनों वाक्य वर्तमान काल के प्रतीक हुए। वर्तमान काल के भेद चार होते हैं जो इस प्रकार है। सामान्य वर्तमान काल। अब इसकी क्या पहचान है, चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए किंतु किसी निश्चित समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, रमा लिखती है, राम घर आता है। इन वाक्यों में पढ़ता है, लिखती है, घर आता है जो शब्द हैं वो सामान्य वर्तमान काल को दर्शा रहे हैं। दूसरा जो भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी। क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार अभी हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। यानी जो काम वर्तमान में हो रहा है, चल रहा है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। और हम प्रत्यक्ष जो समय है हमारे सामने, जो मौजूदा जो समय है उसी में वो कार्य चल रहा है लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल का भाव जो व्यक्त होता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उसे तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कृष्णा लिख रही है। इन वाक्यों में पढ़ रहा हूँ, लिख रही है क्रियाओं द्वारा कार्य के होने का पता तो चलता है परंतु उनकी पूर्णता का ज्ञान नहीं हो रहा है। इस प्रकार ये अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण हुआ। तीसरा जो भेद है वो संदिग्ध वर्तमान काल है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह प्रकट होता है वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। जैसे लता लिखती होगी, सोन घर आता होगा। इन वाक्यों में लिखती होगी और आता होगा क्रियाओं द्वारा वर्तमान में कार्य पूर्ण होने में संदेह प्रकट हो रहा है। यानी कि काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ये भाव जो बना रहता है वो संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य होते हैं। चौथा जो है वो संभाव्य वर्तमान काल है। जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, यानी जिस वाक्य में जिस भाव में कार्य की संभावना बनी रहती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं शायद पढ़ रहा हूँ, रमेश शायद लिख रहा हो। इन वाक्यों में क्रिया के पूर्ण होने की संभावना व्यक्त हुई है। अंतिम जो भेद है वो है भविष्यत काल। अब भविष्यत काल के भी दो भेद माने गए हैं, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। आइए, भविष्यत काल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में पूर्ण होना पाया जाएगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ेगा, कृष्णा घर जाएगी और खाना पकाएगी। ये दोनों वाक्य भविष्यत काल को दर्शा रहे हैं। यानी जो क्रियाएं आने वाले समय में होगी उसे भविष्यकाल की क्रियाएं कहते हैं या भविष्यकाल के वाक्य कहते हैं।
भविष्यकाल के दो जो भेद हैं वो इस प्रकार हैं। पहला भेद सामान्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञान हो कि कार्य सामान्यतः आने वाले काल में होगा, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं लेख लिखूंगा, कृष्णा घर जाएगी या कृष्णा खाना पकाएगी। इन वाक्यों में लिखूंगा और पकाएगी क्रियाओं द्वारा कार्य का भविष्य में होना ज्ञात हो रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सामान्य भविष्यकाल के वाक्य कहलाते हैं। अंतिम जो भेद है भविष्यकाल का वो है संभाव्य भविष्यकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी। क्रिया के जिस रूप से आगे आने वाले समय में कार्य की होने की संभावना प्रकट हो रहा हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। मैं लेख लिखूंगा, नहीं, मैं लेख लिखूं, राम घर जाए। इन वाक्यों में लिखूं और जाए क्रियाएं भविष्यकाल में कार्य होने की संभावनाएं व्यक्त कर रही है। इस प्रकार जो हमने आज पाठ पढ़ा है ये समाप्त हुआ। ये पाठ हमारा समय पर आधारित था, काल पर आधारित था। आशा करता हूँ इस पाठ को आपने ध्यान से सुना है, समझा होगा और आप स्वयं भी इस पाठ को पढ़कर याद करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।